Assalamu alaikum guys, welcome to channel. Hope you are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is regarding toward a Muslim personal law. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है। तो जैसे कि हमने जो है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्लेलिस्ट शुरू की थी, 16 to 17 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, 4-5 ही लेक्चर हमारे रह गए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के, जिनको हम बहुत जल्द जो है ना वो कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज इसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपने इनको सेक्शन वाइज ज़रूर पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो तो इसको हर हाल में पढ़ें, और जो स्टूडेंट जो है ना वो फैमिली लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ये कोई इतना लंबा नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ 11 सेक्शन है जिसमें जो है ना वो फैमिली लॉस के रिगार्डिंग जो है ना वो लिखा हुआ है, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो एक्चुअली सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है ना वो 15 जुलाई 1961 को इन फोर्स में आया पाकिस्तान में। ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होता है टू द होल टेरिटरी, जितने भी सिटीजन हैं पाकिस्तान के सब पे ये जो है ना इम्प्लीमेंट होता है। बेसिकली मुस्लिम फैमिली लॉ का पर्पज़ क्या था? इसका एक्चुअली पर्पज़ ये था कि इनहेरिटेंस के वाले से, इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग ये हमें बताता है। ठीक है, कि प्रॉपर्टी जो है ना वो ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड सन तक कैसे जो है ना वो इनहेरेंट होगी। ठीक है, और उसके बाद मैरिज के वाले से बताता है कि जब किसी पर्सन की, जब दो लोगों की आपस में शादी होगी तो वो कैसे जो है ना उसका क्या मैकेनिज्म होगा। ठीक है, रजिस्टर करवाया जाएगा उसको, अगर नहीं रजिस्टर करवाया जाता तो फिर क्या जो है ना वो सिनेरियोज होंगे। उसके बाद जो है ना वो पॉलीगेमी के वाले से, पॉलीगेमी बेसिकली कहते हैं इस्लाम ने ना मर्द को एक वक्त में 4 शादियों की इजाज़त दी है। ठीक है, तो पॉलीगेमी के वाले से बताया गया कि किन सिनेरियोज में मर्द जो है ना वो दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस के वाले से बताया गया है। मेंटेनेंस मतलब कि नानो नफका, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, डॉबर के वाले से बताया गया है, हकमैर के वाले से। ठीक है, कि हकमैर जो है ना वो फीमेल को किन सूरतों में जो है ना वो एट द स्पॉट ग्रांट किया जाएगा, उसके वाले से लिखा गया। उसके बाद डिवोर्स के प्रोसेस के वाले से लिखा गया कि डिवोर्स का क्या प्रोसेस है। ठीक है, वो कंप्लीट प्रोसीजर जो है ना वो इस जो है ना वो ऑर्डिनेंस में आज हम इस लेक्चर में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो ऑर्डिनेंस है ये पाकिस्तानी लॉज है जो कि पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसी के थ्रू जो है ना वो फैमिली लॉ का सारा सिस्टम जो है ना वो गवर्न किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन हमने शेयर कर लिया। बेसिकली इसमें कुछ प्रोविजंस जो है ना वो अन इस्लामिक है। ठीक है, अन इस्लामिक मीन के अगेंस्ट द इस्लाम है। ठीक है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको ऐसे बनाया गया है कि वो बेसिकली पार्लियामेंट सोवरेनिटी को डिस्कस करता है। ठीक है, हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रूटनाइज करें तो हमें आइडिया होगा कि ये बेसिकली पार्लियामेंट सोवरेनिटी की बात करता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है ना वो एक सुप्रीम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है इन पाकिस्तान में। ठीक है, जो कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव से सोवरन है ज़्यादा। तो इस वजह से जो है ना वो अगर कोई लॉ बनाना चाहे तो वो लॉ पार्लियामेंट, पाकिस्तान पार्लियामेंट जो है ना वो बना सकती है। तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंस जो है ना वो कुछ इसकी प्रोविजंस एंटी इस्लाम है। ठीक है, अगेंस्ट द इस्लाम है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो है ना इसमें अगेंस्ट द इस्लाम जो है ना वो लिखी गई हैं, लेकिन अभी तक इनको जो है ना वो अन इस्लामिक डिक्लेयर करके नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं किया गया। मतलब ये अभी भी इम्प्लीमेंट हो रही है 1961 से लेके अभी भी। ठीक है, इनको अन इस्लामिक नहीं किया गया। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बेसिकली बेसिक चीज़ें थी जो कि स्टूडेंट को जो है ना वो पता होनी चाहिए। रेलिवेंट प्रोविजंस जैसे कि मैंने पहले बहुत बोला है कि इसके टोटल 11 सेक्शन है। सेक्शन 2 से 10 तक जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन हैं उनके रिगार्डिंग जो है ना आज के हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, और क्रॉस रेफरेंस में आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो बेसिकली एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है ना वो ये बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, जो स्टूडेंट जो है ना वो सेमेस्टर सिस्टम के हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है ना वो सैलेंट फीचर पे जाएंगे जब उनके एग्जाम में सैलेंट फीचर के बारे से पूछा जाएगा। अगर वो लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो उनके नंबर भी कम होते हैं, तो इस वजह से वो उसी के मुताबिक लिखा करें। बैकग्राउंड के वाले से अगर हम डिस्कस करें तो 1961 में बेसिकली इसको अडॉप्ट किया गया। 1955 में जब पाकिस्तान 1947 में बना, उसके बाद जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा ड्यू टू मैरिज के वाले से। ठीक है, मैरिज का बेसिकली ये था क्योंकि लोग जो है ना मैरिज रजिस्टर नहीं थी होती पाकिस्तान में, तो
कुछ जो मेल्स थे वो ये मानने से इनकार कर देते थे कि ये जो लड़की है वो मेरी वाइफ है। ऐसे ही कुछ औरतें जो है ये मानने से इनकार कर देती थी कि ये मर्द जो है ना मेरा हस्बैंड है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी डिस्प्यूट जो है ना वो अराइज होते थे। तो फिर ये हुआ कि और भी काफ़ी मसाइल थे इनहेरिटेंस के वाले से, ठीक है, डॉवर के वाले से काफ़ी इश्यूज थे। ठीक है जो है ना वो डॉवर को स्पेसिफाई नहीं था किया जाता मैरिज में, और अगर स्पेसिफाई किया भी जाता था तो उसको प्रूव नहीं था किया जाता। ठीक है, उसके बड़े मसाइल थे। उसके बाद एक मर्द ने एट अ टाइम कोई 10-10 12-12 औरतों से जो है ना वो शादी की होती थी, तो इसके वाले से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। तो उसके इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था मैरिज एंड मुस्लिम लॉ कमीशन। ठीक है, इस मैरिज और मुस्लिम लॉ कमीशन ने बेसिकली ये ऑर्डिनेंस जो है ना वो पेश किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इस कमीशन ने जो डिवोर्स लॉज है उसको रिफॉर्म किया, इनहेरिटेंस के लॉज हैं उसको रिफॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो जो मैरिज के वाले से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको उसमें जो है ना वो चेंजिंग की गई। ठीक है, उसके बाद पॉलीगेमी के वाले से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। हकमैन के वाले से जो है ना वो लॉ में रिफॉर्म की गई, चेंजिंग की गई। मेंटेनेंस के वाले से, डिवोर्स के वाले से जो है ना वो कुछ जो है ना वो अमेंडमेंट की गई, और उसको पूरा एक जो है ना वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो है वो उसको जो है ना वो अडॉप्ट करवाया गया 1961 में। 15 जुलाई 1961 में जो है ना बेसिकली इसको, इस ऑर्डिनेंस को जो है ना वो अडॉप्ट कराया गया, और आज भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है एज इट इज़। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक केस लॉ में 2021 CLC 1947 पेज नंबर 1947 में बेसिकली ये हेल्ड किया था कि इसके 3 पर्पज़ है, 3 ऑब्जेक्ट हैं बेसिकली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के। बेसिक जो 3 ऑब्जेक्ट है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट थी, जो लेजिस्लेशन की इंटेंशन थी इस लॉ को बनाने के वाले से, वो ये बेसिकली 3 चीज़ें थी जो लेजिस्लेशन की इंटेंशन थी। ठीक है, फर्स्ट ये थी कि एक मैरिज को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। फॉर एग्जांपल किसी 2 कपल की आपस में निकाह होता है तो उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाए, उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये दोनों जो है ना वो मियाँ बीवी हैं। तो पहला पर्पज़ तो ये था कि इस ऑर्डिनेंस का कि इस जो निकाह है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, दूसरा इसका पर्पज़ ये था कि सब्सिक्वेंट मैरिज, यानी कि एक मर्द जो है वो अगर एक से ज़्यादा जो है ना वो औरतों के साथ निकाह करता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, उसको प्रायर परमिशन लेने की इजाज़त होगी कि नहीं पहली वाइफ से। ठीक है, और उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड पर्पज़ इसका ये था। और थर्ड पर्पज़ ये था कि अगर कोई मर्द जो है वो तलाक देता है अपनी वाइफ को, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। बेसिकली ये 3 चीज़ें जो है ना वो इस बेसिक जो पर्पस था मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का ये था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है। लेकिन एक्चुअली में इसके और भी बहुत ज़्यादा पर्पस थे। इनहेरिटेंस के वाले से पर्पस था इसका। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो पॉलीगेमी के वाले से पर्पस था कि मतलब एक मर्द जो है ना वो एट अ टाइम 2 या 3 औरतों के साथ अगर शादी करता है। उसके बाद डॉवर के वाले से हाकमैर प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंटेनेंस के वाले से काफ़ी पर्पस थे, लेकिन ये बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हेल्ड किया वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम मेन पॉइंट पे अपना जो टॉपिक है सैलिएंट फीचर। एक्चुअली में ये एग्जाम में पूछा भी यही जाता है कि सैलिएंट फीचर ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सैलिएंट फीचर बताएं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो फीचर है इसका वो पीनल स्टैट्यूट है। पीनल कहते हैं सज़ा। इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसी ऐड की गई हैं जो कि पनिशमेंट के वाले से हमें डिस्कस करती हैं। ठीक है, मुस्लिम फैमिली लॉ में कुछ चीज़ें हमें ऐसी बताई गई। देखें, बहुत सी चीज़ों में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस हमें ये बताता है कि अगर कोई पर्सन ये एक्ट परफॉर्म नहीं करता तो उसको फाइन किया जाएगा, उसको पेनल्टी और पनिशमेंट दी जाएगी। ये बेसिकली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस बताता है। और पीनल वही चीज़ होती है जिसमें पीनल का मतलब होता है सजा देना। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसमें जो है ना वो इंडिविजुअल्स को पनिश किया जा सकता है अगर वो एक्ट परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जांपल, पनिशमेंट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अगर एक पाकिस्तानी कपल निकाह में आता है और उसको रजिस्टर नहीं करवाता तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, पनिशमेंट ग्रांट की जाएगी। कितनी होगी वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर एक मर्द जो है वो अपनी सेकंड वाइफ से पूछे बगैर कोई दूसरी शादी करता है तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। वो कितनी दी जाएगी वो भी हम जो है ना वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉवर के वाले से क्या प्रोसीजर है, मेंटेनेंस के वाले से क्या प्रोसीजर है, वो भी हम जो है ना वो इसके वाले से पढ़ेंगे। तो कुछ पीनल प्रोविजंस ऐड की गई हैं, यानी कि पनिशमेंट का प्रोसेस भी बताया कि 1 साल की सज़ा हो सकती है, 3 मंथ की सज़ा हो सकती है। ठीक है, सज़ा भी हो सकती है। बेसिकली इस पीनल स्टैट्यूट्स भी हैं इस मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में। तो सबसे पहला फीचर ये है कि हमें ये जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है ये पीनल प्रोविजंस भी बताता है, यानी कि अगर पर्सन कोई एक्ट ये परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको जो है ना इतनी सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद
ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज। ये ऑर्डिनेंस जो है ना वो अदर लॉ, जितने भी लॉज हैं फैमिली के रिगार्डिंग, उनके ऊपर ओवरराइड करता है। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी फैमिली लॉज का डिस्कस होगा वहाँ पे इसको सुपरसीड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है इसको पहले रखा जाएगा। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई तो फिर दूसरे लॉज को देखा जाएगा। इन सिंपली अगर मैं बताऊँ तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है ना वो सुपरसीड करेगा अदर देन जितने भी लॉज हैं, चाहे वो कस्टम्स हैं। ठीक है, अगर कोई कस्टम सामने आ जाता है, अभी जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में लिखा गया है ना उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू कस्टम्स। ऐसी अगर कोई यूजेज है तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई और लॉज है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर मुस्लिम फैमिली के रिगार्डिंग और लॉज है, मैरिज के वाले से कोई और लॉज भी लिखे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर लॉज। बेसिकली ये इसकी जो है ना दूसरा साइलेंट फीचर ये है। थर्ड फीचर जो ये है कि नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल लॉज। जनरल लॉज मीन कि जो सीपीसी है यानी कि सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 ये फैमिली के केसेस में इम्प्लीमेंट नहीं होता। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 ये बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखिए हमने ये तो पढ़ा है कि बेसिकली फैमिली जो केसेस हैं ये सिविल नेचर के हैं। ठीक है, और सिविल नेचर के जितने भी केसेस हैं वहाँ पे सीपीसी जो है ना वो एप्लीकेबल होगी, यानी कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो सीपीसी के रिगार्डिंग अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन फैमिली केसेस में ऐसा नहीं होता। फैमिली के जो कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उनका अपना प्रोसीजर होता है जो कि फैमिली जो कोर्ट एक्ट है 1964 में बताया गया। ठीक है, तो उसका अपना प्रोसीजर है, उसमें सीपीसी इंप्लीमेंट नहीं होगी, ना ही कोई और जनरल लॉ जो है ना इंप्लीमेंट होंगे। जो फैमिली के रिगार्डिंग लॉज है ना सिर्फ वही इंप्लीमेंट होंगे। यही बेसिकली इसका थर्ड फीचर है। ठीक है, कि जो जनरल लॉज हैं दूसरे जनरल लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, सिर्फ फैमिली लॉज ही एप्लीकेबल होंगे। अब जनरल लॉज में कौन कौन से लॉज आते हैं? आर्बिट्रेशन एक्ट और सीपीसी। ठीक है, उसके बाद सक्सेशन के वाले से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल जो सेक्शन है वो सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, जो कि हमें सक्सेशन के वाले से बताता है। ठीक है, सक्सेशन मीन ये कि एक ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंडसन को जो है ना वो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी कैसे देंगे। देखिए इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि एक मर्द है, उसका बच्चा है, ठीक है, अगर मर्द की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस में उसके बच्चे को प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है, ये इस्लाम कहता है। इसमें इस सेक्शन में बेसिकली ये लिखा गया है कि अगर एक, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है, ठीक है, जिसका बेटा है बी। ठीक है, बी की शादी हो जाती है, अब इसमें से भी एक बेटा होता है जिसका नाम है सी। ठीक है, अब अगर बी की डेथ हो जाती है और ए जिंदा है, ठीक है, तो इन ए की जब कल को डेथ होगी इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी जाएगी, तो ये सेक्शन कहता है कि वो प्रॉपर्टी सी को भी मिलेगी, यानी कि वो प्रॉपर्टी उसके पोते को भी मिलेगी। ठीक है, अगर हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, इस वजह से ये जो सेक्शन है ये कंट्रोवर्शियल है, अगेंस्ट द इस्लामिक प्रोविजंस है। ठीक है, इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है कि एक अगर तो एक मर्द है, ठीक है, वो उसका आगे से बेटा है तो सिर्फ प्रॉपर्टी उसी को जा सकती है, उसके पोते को नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन ये जो सक्सेशन जो है सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है कि पोते को भी जो है ना वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में जा सकती है अगर तो वो एक मर्द है, उसके बेटे की डेथ हो चुकी है लेकिन उसका पोता भी जिंदा है, तो जब कल को इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी जाएगी तो वो उसके पोते को भी वही हिस्सा दिया जाएगा जो कि उसके बेटे को दिया जाना था। ठीक है, ऐसे ही अगर उसकी पोती के रिगार्डिंग होगा, ठीक है, मेल या फीमेल दोनों पे ये जो है ना वो लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये बेसिकली सेक्शन 4 इसी के रिगार्डिंग जो है ना ये कंट्रोवर्शियल सेक्शन है। इसको जो है ना वो चैलेंज किया गया था फेडरल शरीयत कोर्ट में। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ इस्लाम डिक्लेयर किया। ठीक है, जब फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ इस्लाम डिक्लेयर किया और इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ हायर कॉम्पिटेंट कोर्ट इन पाकिस्तान, हायर एपलेट प्लेटफॉर्म, सबसे ऊपर प्लेटफॉर्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जहाँ पे आप जो है ना वो एट द एंड जो आपका केस जाता है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट की अपील भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अब इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पेंडिंग ही रखा, इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अपील इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल।
जब एक केस अपील में चला जाता है तो इसका यही मतलब होता है कि अभी ट्रायल में है, ठीक है। और जब कोई केस ट्रायल में होता है तो अभी उसका फैसला नहीं आया होता, तो जब उस केस का फैसला नहीं आया होता तो जो चीज़ उधर लिखी गई है उसको एज इट इज़ ही इम्प्लीमेंट करवाया जाता है लॉज में, ठीक है। जब तक उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता। देखिए, जब फैसला आएगा तब भी पता चलेगा ना कि ये अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ इस्लाम है कि नहीं। अभी फैसला आया नहीं तो हम खुद से ही बताना शुरू कर देंगे अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ इस्लाम है, ठीक है। तो अभी ये केस, तो ये जो केस है वो अभी भी पेंडिंग में है। तो 2003 से लेके अभी भी जो है ये केस पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं किया गया, और जब तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं किया जाता तब तक ये सेक्शन 4 जो है ना वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि एक दादे की प्रॉपर्टी में से उसके पोते को भी वही हक मिलेगा जो कि उसके बाप का हक था उसकी प्रॉपर्टी में। सिंपल अगर मैं बात करूं तो आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। मैंने एग्जांपल के साथ और भी बहुत डिटेल के साथ आपको बताया, ठीक है। यानी कि एक पोता या पोती अपने दादे या दादी की प्रॉपर्टी में मुकम्मल हक रखते हैं जो कि उसका बाप का हक था, ठीक है। तो यही बेसिकली सेक्शन 4 के वाले से इसके वाले से जो है ना वो हमें गाइड करता है। इसके वाले से मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। फेडरल शरीयत कोर्ट ने जब इसको अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ इस्लाम डिक्लेयर किया तो इसको जो है ना वो अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये केस पेंडिंग पे है, और जब ये केस पेंडिंग पे रहेगा तब तक ये जो सेक्शन है वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, जब तक ये केस का डिसीजन नहीं ना आ जाता तब तक यही कंसीडर किया जाता है कि जब तक इस केस का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक ये सेक्शन एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके ये 2 केस लाज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ज़रूर लिखिएगा। इसमें नो डाउट द थ्योरी ऑफ महजुबुल उर्स हैज़ बीन रिवाइव फ्रॉम द फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ द सेक्शन 4 लॉ ऑर्डिनेंस हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ रिपग्नेंट कहते हैं कि अगेंस्ट द इस्लामिक शरिया, ठीक है, शरिया के अगेंस्ट है। बट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑपरेशन ऑफ वर्डिक स्टैंड सस्पेंडिंग ऑटोमेटिकली। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी वर्डिक्ट है वो अभी सस्पेंड है, ठीक है। उसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं दिया गया जब इसको अपील में लाया गया, ठीक है, टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 203 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अभी ये अपील में है, पेंडिंग में, अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया। तो जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तब तक ये सेक्शन एज इट इज़ ही इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे ही जो है लाहौर हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि in the event of death of the son and daughter of the propositors before the opening of succession, ठीक है, सक्सेशन ओपन होने से पहले द चिल्ड ऑफ सच सन और डॉटर इफ एनी लिविंग एट द टाइम ऑफ सक्सेशन ओपन शेल पर स्ट्राइव्स रिसीव अ शेयर इक्विवेलेंट टू शेयर विच सन और डॉटर एज द केस में भी वुड हैव रिसीव इफ अ लिव, ठीक है। इसमें सिंपली कट ये लिखा है कि एक जो है ना वो जो पोता है वो बेसिकली पोता या पोती अपने दादा या दादी की जो है ना वो प्रॉपर्टी में से वही हक रखते हैं जो कि उसके पेरेंट्स का हक था। ये बेसिकली इस केस लॉ में हेल्ड किया गया था। तो अब अगर आज भी कोई केस फाइल करता है तो उसको बेसिकली वही हक दिया जाता है उसके दादे या दादी की प्रॉपर्टी में से जो कि उसके फादर का हक बनता था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो सैलिएंट फीचर है। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के हवाले से है, ठीक है। अगर कोई मेल या फीमेल, ठीक है, कोई कपल जो है वो निकाह करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो निकाह रजिस्टर्ड होना लाजमी है एज पर द पाकिस्तानी लॉज, ठीक है। एवरी मैरिज सोलमिनाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ शेल बी, मुस्लिम लॉ में जितनी भी मैरिज जो है ना वो सोलमिनाइज्ड होंगी वो रजिस्टर्ड होंगी इन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस में जो भी बताया गया है उसके रिगार्डिंग जो है ना वो उसको उस मैरिज को रजिस्टर किया जाएगा। और अगर आप इस मैरिज को रजिस्टर नहीं करते फिर क्या होगा, सिंपल इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सटेंड टू 3 मंथ तक आपको जो है ना वो इम्प्रीजनमेंट दी जाएगी, यानी सज़ा दी जाएगी। फ़ाइन भी हो सकते हैं और विद फ़ाइन 1000 रुपीज़, ठीक है। मैक्सिमम जो है ना वो आपको 1000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है, और ये दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती है, यानी कि आपको 3 मंथ कैद भी रखा जा सकता है, 1000 रुपये जुर्माना भी लिया जा सकता है, ठीक है, या दोनों में से एक सज़ा भी दी जा सकती है। तो इस वजह से जो भी कपल शादी करें उनके लिए कंपलसरी है कि वो उसको रजिस्टर करवाएं। अब रजिस्टर का क्या प्रोसेस है, ठीक है, रजिस्टर कैसे करवाना है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको केस लॉ देख लेते हैं, ठीक है। आरिफ हुसैन वर्सेस स्टेट PLD 1982 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज नंबर 42 में ये हेल्ड किया गया था कि अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अन-इस्लामिक है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में निकाह को रजिस्टर नहीं था किया जाता, ठीक है।
ये बेसिकली निकाह को रजिस्टर करने का प्रोसेस 1961 के बाद आया, ठीक है। उससे पहले जितने भी निकाह होते थे उनको रजिस्टर नहीं था किया जाता, ठीक है। तो इस वजह से ये फेडरल शरीयत कोड ने ये हेल्ड किया था कि इस्लाम जो है ना वो रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। ऐसे ही अगर हम PLD 2000 फेडरल शरीयत कोड पेज नंबर 63 को देखें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव द निकाह एज अ मुस्लिम लॉ। देखिए, अगर आप हस्बैंड और वाइफ ये कंसीडर कर देते हैं कि जी हम जो है ना वो शादीशुदा कपल है, ठीक है, तो उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं पूछा जा सकता कि आप अपना निकाहनामा दिखाएं, ठीक है। मैंने अक्सर पुलिस वालों को देखा है कि वो कपल्स को पूछ लेते होंगे आप शादीशुदा अपना निकाहनामा, क्योंकि वो लैक ऑफ नॉलेज लॉ का उनको इतना पता नहीं होता, ठीक है। और वो जो है ना वो फिर वहाँ पे दलीलें दे रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पर्सन आपसे निकाह के वाले से नहीं पूछ सकता, ठीक है। ये आपकी प्राइवेसी है और प्राइवेसी के रिगार्डिंग आपसे कोई भी नहीं पूछ सकता, कोई भी नहीं पूछ सकता। मैं फिर से बता दूं, ठीक है। कोई देखिए, पाकिस्तान में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एक हस्बैंड जो है ना वो अपना निकाहनामा जो है ना वो अपने पास रख के और पूरे जो है ना वो पाकिस्तान में फिरता फिरे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर एक हस्बैंड और वाइफ ये कह देते हैं कि हम जो है ना वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसके ऊपर बेतहाशा जजमेंट पड़ी है कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ ये मान लेते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो उनको जो है ना वो हस्बैंड वाइफ ही कंसीडर किया जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, अगर कोई कपल निकाह कराना चाहते हैं, शादी कराना चाहते हैं, तो ये कंपलसरी है कि वो उस निकाह को रजिस्टर करवाए। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ निकाह रजिस्ट्रार, जो निकाह रजिस्ट्रार है, देखिए निकाह रजिस्टर होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल कपल निकाह करवा रहे हैं तो उसको उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अब रजिस्ट्रार कैसे अपॉइंट होगा? जिसने उस निकाह को रजिस्टर करना है उसको यूनियन कौंसिल अपॉइंट करेगी, ठीक है। जो एडवेंट यूनियन कौंसिल होती है ना, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो हर गांव की अपनी यूनियन कौंसिल है, हर लोकल बॉडी की अपनी यूनियन कौंसिल है, ठीक है। तो यूनियन कौंसिल फिर उस स्पेसिफिक टेरिटरी में एक पर्सन को अपॉइंट करती है। आजकल जो है बेसिकली उलमा हजरात को जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो उलमा हजरात हैं वो उनके पास जो है ना वो निकाह रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो उनको लाइसेंस दिया होता है यूनियन कौंसिल ने कि आप जो है ना वो बेसिकली निकाह रजिस्टर करवा सकते हैं, और उनको हम निकाह रजिस्ट्रार कहते हैं, ठीक है। अब निकाह रजिस्ट्रार और अ पर्सन हु सोलमनाइज अन शेल एक्यूरेटली फिल ऑल द फॉर्म, ठीक है। उनको ये भी जो है ना वो गाइड किया जाता है कि आपने हर जो फॉर्म है, फॉर्म के जितने भी कॉलम्स हैं उनको कम्प्लीटली और बेसिकली एज इट इज़ जो है ना वो फिल करना है। जैसे कि जो है ना वो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम जो है ना वो बेसिकली जो भी उसमें कहते हैं, ठीक है, निकाह के वाले से जो भी शराइत रखते हैं, जो भी हक में रखती हैं, ठीक है, उनको एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ना वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है ना गाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि आजकल जो है ना उलमा को निकाह रजिस्ट्रार जो है ना यूनियन कौंसिल ने ये लाइसेंस दिए हैं और उनके पास ही निकाह रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। अगर कोई मेल और फीमेल जो है उनका निकाह करवा लेता है, ठीक है, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाता, तो फिर वो क्या करेगा कि वो अपने रेलिवेंट यूनियन कौंसिल जाएगा और जाके अपने जो है ना वो जिसको भी लाइसेंस ग्रांट किया गया है, ठीक है, उसको बताएगा कि हमने शादी कर ली है और हमारा निकाह रजिस्टर किया जाए, ठीक है। फिर वो निकाह रजिस्टर करेगा, ठीक है। आप बाद में भी करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा डिले ना करें ताकि आपके ऊपर जब कल को जो है ना वो मसला हो, ठीक है, तो फिर आप कोर्ट में आए और कोर्ट फिर आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर दे, तो ऐसा ना करिएगा, ठीक है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि अगर आप इस प्रोविजंस के अगेंस्ट जाते हैं, मतलब ये चीज़ें नहीं मानते, आप निकाह रजिस्टर नहीं करवाते, ठीक है, और जो है ना कार रजिस्ट्रार के पास नहीं जाते आप, तो आपको 3 मंथ के लिए सिंपल इम्प्रीजनमेंट, ठीक है, कैद भी किया जा सकता है, इम्प्रीजनमेंट भी अवार्ड की जा सकती है और फाइन भी किया जा सकता है, ठीक है। जिसकी जो ना वो वैल्यू मैक्सिमम जो है ना 1000 होगी। उसके बाद पॉलीगेमी, सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का। पॉलीगेमी बेसिकली ये होता है कि इस्लाम ने ना मर्द को एट अ टाइम में एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी है, यानी कि मर्द एक टाइम में जो है ना वो 4 शादियाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉलीगेमी के प्रोसेस के हवाले से लिखा गया था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को बनाने का पर्पज़ ये था कि एक मर्द एट अ टाइम उस टाइम पीरियड में 10 से 12 शादियाँ करके बैठा था, ठीक है। और चूँकि निकाह रजिस्टर नहीं थे होते तो एज इट इज़ पता नहीं था चलता कि बेसिकली इसकी कितनी बीवी है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये सेक्शन आया तो उसमें ये कहा गया कि अगर एक मर्द ने दूसरी शादी करनी है तो वो पहले अपनी फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेगा, ठीक है। जब अपनी वो फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेगा तब भी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। अब फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेगा, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा कि एक यूनियन कौंसिल को नोटिस सेंड करेगा, यूनियन कौंसिल को रिटर्न फॉर्म में नोटिस देगा और उनको बताएगा कि जी मैं जो है ना दूसरी शादी कर रहा हूँ। अगर कोई रीज़न है तो वो बताएगा, ठीक है, अगर नहीं कोई भी रीज़न तो बस उनको ये बता देगा कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और मैंने अपनी कंसर्ट ले लिया फर्स्ट वाइफ से, ठीक है। जब वो ये करेगा तब भी वो दूसरी शादी कर सकता है, ठीक है।
अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसको उसको जो है ना वो पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि हम जो है ना वो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उसको 1 साल तक पनिशमेंट, ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 1 साल तक कैद, ठीक है, फाइन भी किया जा सकता है जो कि 5,000 रुपया है, या दोनों चीज़ें उसको जो है ना ग्रांट की जा सकती हैं अगर वो ऐसा नहीं करता। यानी कि अगर वो पहली वाइफ से परमिशन नहीं लेता, ठीक है, और यूनियन काउंसिल जो है ना वो नोटिस नहीं देता, परमिशन भी लेनी है, यूनियन काउंसिल नोटिस भी देना है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप जो है ना दूसरी शादी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्राडिक्ट विदाउट सच परमिशन बी रजिस्टर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ये कहते हैं कि एक मर्द जो है वो अपनी विल से, ठीक है, जितनी जो है ना वो दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकते हैं अपनी विल से, विदाउट विदाउट मतलब पहली बीवी से जो है ना वो परमिशन लिए बगैर। अगर इसको केस लॉ को डिस्कस करें 1971 PCRLJ 148, और सेम एज इट इज़ लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसी जो है ना वो केस लॉ को अपहेल्ड किया था कि इफ़ ओनली द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ प्लेस वर एग्जिस्टिंग wife reside who is competent to give permission for the contracting second marriage, permission granted by a union council of husband place of reside in effective। इसमें बेसिकली केस लॉ में ये हेल्ड किया गया था कि अगर एक वाइफ जिस जिस जगह रह रही है, ठीक है, वो उस जगह में जो है ना वो हस्बैंड जो है वो यूनियन काउंसिल को नोटिस सेंड करेगा, ठीक है। वाइफ हस्बैंड जिधर रह रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर वाइफ रह रही है उस यूनियन काउंसिल में जो है ना वो एक नोटिस सेंड करे। फॉर एग्जांपल हस्बैंड रह रहा है कराची और वाइफ रह रही है मुल्तान में, ठीक है, तो अब वो परमिशन लेगा वाइफ से। जब वाइफ परमिशन दे देगी तो फिर मुल्तान में वो यूनियन काउंसिल को जो है ना वो नोटिस देगा कि मैं अब जो दूसरी शादी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी वाइफ से परमिशन ले ली है। बेसिकली ये एक मैकेनिज़्म है। अगर वो नहीं बताता, फॉर एग्जांपल वो दूसरी शादी करता है और वाइफ को नहीं बताता या वाइफ से परमिशन नहीं लेता, तो फिर क्या सिनेरियोज होंगे, फिर वो ये बताया गया आगे। पेमेंट ऑफ डावर ये अनदर फीचर है, ठीक है। एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट एन अदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल, ठीक है, उसने आर्बिट्रेशन काउंसिल से परमिशन नहीं ली, तो फिर क्या होगा कि उसकी जो पहली वाइफ है, ठीक है, उसको एट द टाइम उसका हक मैट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही पता चलता है कि इसने दूसरी शादी कर ली है, उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम वो उसकी जो वाइफ का हक मैट जितना भी उसने पहली शादी के वक्त डिसाइड किया था वो अपनी वाइफ को देगा, ठीक है। अगर वो हक मैट नहीं देता तो फिर क्या होगा कि यूनियन काउंसिल एक आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील देगी। वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो उस हस्बैंड से जो है ना वो हक मैट जो है ना वो निकलवाएगी। अगर हस्बैंड हक मैट नहीं देता तो फिर उसकी जो ज़मीन है, ठीक है, उसको बेसिकली ऐसे ही जो है ना वो निकलवाया जाएगा जैसे कि लैंड रेवेन्यू में से जो है ना वो रेवेन्यू एरियर्स जो है ना वो कलेक्ट किए जाते हैं। अब उसके प्रोसेस जो है ना वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में लिखा गया है, वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसकी जो है ना वो उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, ठीक है, कैद में रखा जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं देता फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, फिर भी नहीं देता फिर सेल किया जाएगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस जो है ना वो लैंड रेवेन्यू में दिया गया है, ठीक है। और इफ़ इन केस ऑफ कन्विक्शन अपॉन कंप्लेन, अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी जाती है तो फिर उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में भी एक्सटेंड हुआ नहीं है, और जुर्माना किया जा सकता है जो कि 5,000 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सिंपली अगर आप अपनी पहली वाइफ से बिना पूछे निकाह करते हैं दूसरा, तो आपको जो है ना वो 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद इसमें प्रोसीजर, तलाक का प्रोसीजर के वाले से बताया। देखिए ये एक सीक्वेंस वाइज आ रहा है, ठीक है। पहले इनहेरिटेंस की बात हुई, फिर शादी की बात हुई, ठीक है, फिर उसको रजिस्टर करवाने की बात हुई, फिर उसके बाद पॉलीगेमी यानी कि एक मर्द जो है ना वो एक से ज़्यादा शादियाँ करे तो उसका प्रोसीजर बताया गया। फिर उसके बाद तलाक, ठीक है, अगर एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है तो उसको क्या प्रोसीजर होगा। उसका प्रोसीजर सेक्शन 7 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में लिखा गया है कि एक हस्बैंड जो है वो जब अपनी वाइफ को तलाक देगा, तो जब वो तलाक प्रोनाउंस करेगा, फॉर एग्जांपल उसने तलाक प्रोनाउंस कर दी कि मैं इस अपनी वाइफ को जो है ना वो तलाक देना चाहता हूँ और मैं तलाक दे रहा हूँ, ठीक है, तलाक प्रोनाउंस कर देता है, एक तलाक उसको प्रोनाउंस कर देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, इतना कह दिया। फिर उसने क्या करना है कि रिटर्न फॉर्म में जो है ना वो चेयरमैन जो यूनियन काउंसिल है उसको रिटर्न फॉर्म में लिख के देना होता है कि जी मैं अपनी वाइफ को तलाक दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता, ठीक है, वो रिटर्न फॉर्म में नहीं लिख के देता यूनियन काउंसिल को, तो फिर उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की जाएगी 1 साल के लिए, और 5,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक देनी है तो ये कंपलसरी है कि वो रिटर्न नोटिस सेंड करेगा यूनियन काउंसिल को, ठीक है, एट द स्पॉट। आज तलाक दी, कल एट द स्पॉट जो है ना वो यूनियन काउंसिल को रिटर्न नोटिस देगा कि मैं अपनी वाइफ को जो है ना वो छोड़ना चाह रहा हूँ और मैं तलाक लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका पर्पज़ क्या है, बेसिकली ये जो है ना वो तलाक का प्रोसीजर जो सेक्शन 7 है, इसका पर्पज़ ये बताया गया है कि इसमें ये है कि
फिर क्या होता है कि जो यूनियन काउंसिल है वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील देती है, ठीक है। आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये बेसिकली सारा प्रोसीजर लिखा गया है। नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है, ठीक है, आर्बिट्रेशन काउंसिल विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो यूनियन काउंसिल एक आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील लेती है। और वो आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या करती है कि रिकॉन्सिलेशन करवाती है उन हस्बैंड और वाइफ की, ठीक है। उनको आपस में बुलाती है, बैठाती है, और उनसे पूछती है कि क्या रीज़न है, ठीक है, क्या वजह है कि आप जो है ना वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे, ठीक है। समटाइम जो है ना वो और भी बहुत से फसादन जो है ना वो लोग होते हैं जो कि जो है ना रिश्ता ख़त्म करवा रहे होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केस ला देखे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है ना वो किसी की पुप्पी जो है ना वो बनी होती है अंदर, और किसी के जो है ना वो चाची ताई बनी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो तलाक़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और बाद में पता चलता है जी ये सब जो है ना वो सिर्फ अलहदा करवाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर जो है ना वो हस्बैंड वाइफ बैठ के रो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो बहुत ध्यान रखना चाहिए तलाक के वक्त। तो एक्चुअली आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील दी जाती है, ठीक है। आर्बिट्रेशन काउंसिल फिर दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाती है, पूछती है क्या रीज़न है, ठीक है, क्यों नहीं आप रहना चाह रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्या पर्पज़ है, ठीक है। फिर वो उनकी कॉन्सलेशन करती है, समझाती है उनको कि आप ऐसा ना करो, ठीक है, या ये एक्ट ना करो, या ये इस तरह कर लो, ठीक है। अगर हस्बैंड कुछ कोई ऐसे काम है जो कि नहीं प्रॉपर कर रहा, ठीक है, तो फिर उसको एडवाइस करती है कि आप थोड़ा सा करके देख लो, हो सकता है सही हो जाए सारे मामला, ठीक है। तो फिर ये आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील देती है, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं एग्री करते, फिर भी कहते हैं कि हमने नहीं एक दूसरे के साथ रहना, तो फिर 90 दिन के बाद जो है ना वो उनको डिवोर्स जो है ना वो हो जाती है, ठीक है, उनको तलाक हो जाती है, ठीक है। अगर तो औरत प्रेगनेंसी में है, ठीक है, प्रेग्नेंट है औरत, तो जब तक उसका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक जो है ना उसकी तलाक कंसीडर नहीं होती। प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बाद 3 मंथ का जो है ना वो उद्दत का टाइम पीरियड पूरा करेगी, और उसके बाद उसको जो है ना वो तलाक हो जाएगी, ठीक है। का नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है वो रेवोकेशन ऑफ डिवोर्स एंड रीमैरिज। देखिए, अगर एक हस्बैंड ने एक अपनी वाइफ को एक तलाक दी, ठीक है, तो तब फिर वो क्या है कि वो फिर दोबारा से शादी कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट हलाला। एक तलाक का मैंने देखा इस्लाम ने 3 तलाकों का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में, ठीक है। मैंने मैरिज के वाले से पूरी डिटेल से, बहुत डिटेल से लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो रेवोकेशन के वाले से जो है वो ये प्रोसीजर है कि अगर एक तलाक हुई है तो तब वो दोबारा से शादी कर सकते हैं। अगर तो 3 तलाक़ें हो चुकी हैं तो फिर वो हलाला करेंगे, हलाला के बगैर दोबारा शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर तो एक एक तलाक हुई है तो वो दोबारा से निकाह कर सकते हैं। अगर 2 तलाक़ें हुई हैं फिर भी दोबारा से निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 तलाक हो चुकी हैं तो फिर वो निकाह नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर वो हलाला परफॉर्म करेंगे, उससे बगैर निकाह नहीं होगा। उसके बाद मेंटेनेंस के वाले से सेक्शन 9 में लिखा गया है, ठीक है, कि अगर एक हस्बैंड जो है वो मेंटेन नहीं कर रहा अपनी वाइफ को, या एक हस्बैंड की 3 बीवी हैं, ठीक है, और 2 को वो प्रॉपर मेंटेन कर रहा है और 1 को मेंटेन नहीं कर रहा, तो फिर वो जो तीसरी बीवी है वो क्या करेगी कि वो जो चेयरमैन होगा ना यूनियन काउंसिल का, ठीक है, उसको एक नोटिस सेंड करेगी कि मेरा हस्बैंड जो है ना मुझे प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। फिर वो चेयरमैन जो यूनियन काउंसिल का होगा एक आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील देगा, ठीक है, और वो फिर जो है ना वो उस पर्सन को जो है ना वो नोटिस सेंड करेगा, सर्टिफिकेट सेंड करेगा कि तुम अपनी जो तीसरी वाइफ है उसको भी मेंटेन करो, ठीक है। और हस्बैंड फिर भी नहीं करता तो फिर कलेक्टर के पास सारा मामला जाएगा, और कलेक्टर फिर जो है ना वो पैसे जो है ना वो जो जिस तरह निकलवाना चाहे वो निकलवाता है, ठीक है। मतलब वो एरियर के थ्रू जैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ना ज़मीन से, ठीक है, वैसे फिर वो पैसे निकलवा के देता है। और अगर वाइफ चाहती है कि मेंटेनेंस नहीं दे रहा हस्बैंड, 2 साल हो चुके हैं, हमने रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी पढ़ा था कि 2 साल हो चुके हैं हस्बैंड ने कोई मेंटेन नहीं किया वाइफ को, तो वाइफ जो है ना वो जो है ना खुला भी क्लेम कर सकती है कोर्ट से कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो मुझे नहीं जो है ना वो मेंटेन कर रहा। उसके बाद डॉवर के वाले से हक महर, ठीक है, अगर तो किसी निकाहनामा पे हक महर नहीं रजिस्टर किया गया, ठीक है, तो हक महर कंपलसरी है, देयर इज़ नो मैरिज विदाउट डॉवर, हज़रत अली का कौल भी है, ठीक है। तो हक महर कंपलसरी है, ठीक है, निकाहनामा पे जो हक महर लिखा गया है वही हक महर जो है ना वो वाइफ को दिया जाएगा। अगर तो 10 करोड़ लिखा गया तो 10 करोड़ देने का पाबंद है हस्बैंड, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ तलाक, ठीक है, सेक्शन 8 इसके वाले से डिस्कस करता है कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को पावर डेलीगेट कर सकता है कि तुम मेरे बिहाफ पे खुद को तलाक दे सकती हो, ठीक है। तो उसमें जो सेक्शन 7 है वो मुटेटस मुटेंडस एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होगा, जो कि हमने सेक्शन 7 पढ़ा था, ठीक है। अब हम सेक्शन 7 की तरफ चले जाएं, ये प्रोसीजर ऑफ तलाक, ठीक है। मुटेटस मुटेंडस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉ में बहुत दफ़ा इंप्लीमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि एज इट इज़, जैसे हमने पढ़ा है सेक्शन 7 को, वही जो है ना वो इसमें भी इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि अगर एक वाइफ खुद को तलाक देगी जब उसको पावर डेलीगेट करेगा हस्बैंड, फॉर एग्जांपल हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि तुम कल को खुद को भी तलाक दे सकती हो मेरे बिहाफ पे अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं सही रहता, ठीक है। ये प्रोविजंस भी समटाइम निकाह में ऐड की जाती हैं, ठीक है। तो
फिर जो है ना वाइफ वो खुद को भी तलाक दे सकती है, और वही सेम प्रोसीजर होगा जो कि हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था कि वो नोटिस सेंड करेगी, ठीक है, यूनियन काउंसिल को। विद इन 30 दिन एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई जाएगी, और फिर रिकाउंसिलेशन का प्रोसेस होगा, और फिर 30 दिन के बाद जो है ना मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट और बार, देखिए फैमिली कोर्ट्स, फैमिली केसेस जो है ना वो सिर्फ फैमिली कोर्ट्स में चलते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट में वो केसेस नहीं कह सकते, उनकी जुरिस्डिक्शन बाहर है। तो आप अगर कोई भी केस होता है फैमिली के रिगार्डिंग तो वो फैमिली कोर्ट्स में होगा, और अगर सिविल कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग करती है तो सुप्रीम कोर्ट की लैंड जजमेंट से बेतहाशा के उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और उसको सुप्रीम कोर्ट फैमिली कोर्ट में रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ फैमिली कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट क्रिएट की गई, ठीक है, फैमिली कोर्ट एक्ट बनाया गया 1964 को, ठीक है। उसमें सारा प्रोसीजर बताया गया कि फैमिली कोर्ट जो है ना वो कैसे गवर्न करेगी, कैसे क्या प्रोसीजर क्या मैकेनिज्म होगा, वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसमें बताई गई, ठीक है। कंट्रोवर्शियल टू इस्लामिक इंजेक्शन, देखिए हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ी जो कि मैंने आपको साथ डिटेल से रिसर्च भी किया कि अगेंस्ट द इस्लाम है, ठीक है, ये चीज़ अगेंस्ट द इस्लाम है, ठीक है, ये चीज़ अगेंस्ट द इस्लाम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे कि हमने मैरिज के वाले से पढ़ा कि मैरिज में कोई इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है निकाह को रजिस्टर करवाने की। पॉलीगेमी में हमने पढ़ा कि एक जो है ना मर्द जो है वो पहली वाइफ से परमिशन लेने के बाद ही दूसरी शादी कर सकता है, इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तलाक के वाले से पढ़ा, ठीक है, तलाक भी मर्द का हक है, ठीक है। यूनियन कौंसल पहले नहीं थी, ठीक है, ये भी इसी एक्ट के इसी ऑर्डिनेंस के बाद हुई, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें इसमें जो है ना वो अन इस्लामिक है, ठीक है, इस एक्ट में, ठीक है। लेकिन इसको जो है ना वो अभी नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं किया गया, तो ये एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद आपने इसका कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली यही कंक्लूड बनता है कि ये जो है ना वो बेसिक इसका पर्पज़ ये था कि वुमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इस ऑर्डिनेंस के बाद बहुत हद तक वुमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था, ठीक है। इसका बेसिक पर्पज़ ही ये था कि इसमें जो वुमेन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में रखिएगा।